नमस्कार छात्रों, मैं आपका अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार। आज क्लास 11वीं के लिए पाठ 8 लेकर आया हूं, जो आपको खंड 1 से है। और इस पाठ का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चैप्टर बहुत लंबी है और इसमें 3-4 भाग होंगे। तो इसका हम पहला भाग कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं किसको, इसका आशय क्या है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी ये क्लास आपका थियोरेटिकल है। इसके बाद ये पूरी चैप्टर मैथमेटिकल जाएगा, जिसमें हम माध्यम, मध्यिका, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज़ ध्यान देना चाहते हैं, यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ये शब्द जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये बिल्कुल आपको अपरिचित जैसा लग रहा होगा, जिसको आप 9-10th क्लास में सुने नहीं होंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। तो हम जब इसको आपके लिए तैयार कर रहे थे कि हाँ आज 11th को पढ़ाना है, तो हमको भी लग रहा था कि हाँ ठीक है, हम विषय वस्तु तो बता देंगे, लेकिन एक होता है कि उसको आत्मीय तरीके से ग्रहण कर लेना, वो कैसे बच्चों को करवा पाएँ, कुछ ऐसा उदाहरण दें। तो इस दरमियान सकारात्मक सोच थी, तो कहीं ना कहीं उसका निदान भी मिल गया। हमारे एक साथी अंग्रेजी के क्लास ले रहे थे, जिसमें वो गांधी जी का एक एस्से पढ़ा रहे थे कल्चर एंड सिविलाइजेशन पर। तो मेरी अचानक ध्यान आई, तो लगा कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन ही तो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये एक भावात्मक सेंट्रल टेंडेंसी है। क्योंकि कल्चरल और सिविलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत एक समाज की पूरी व्यवस्था घूमती है। हमारा रहन सहन, काम धंधा, शिक्षा, सब उस कल्चर और ट्रेडिशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लें, आप इंग्लैंड के लोगों को, अमेरिका के लोगों को या और दूसरे जगह के लोगों को आप पिता को या माँ को पैर छू के प्रणाम करते नहीं देखते होंगे। भारत का बहुत बड़ा लिखित संविधान भी है, लेकिन इस लिखित संविधान कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़े संविधान है। तो इस लिखित संविधान में भी कहीं नहीं है कि माँ बाप को पैर छू कर प्रणाम करें, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये मेरा जो है कल्चरल टेंडेंसी है। ये कल्चरल टेंडेंसी हमारा एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी हमारे संस्कार हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ते हैं और अपने संस्कार के तहत ही हम सारे काम करते हैं। पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, वेशभूषा, जो कुछ भी होता है, आर्थिक काम, सामाजिक काम, जो भी काम होंगे वो हमारी संस्कृति के इर्द गिर्द ही होंगे, सभ्यता और संस्कृति के इर्द गिर्द ही होंगे। तो यहाँ पर पाइवोट का धुरा कौन बना? तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यही हमारा जो है वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा कि जो भी काम होगा हमारे उसके इर्द गिर्द ही होगा। अब दूसरी ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर इसको जानने के लिए कि पढ़ने जितनी भी विद्यार्थी हैं वो उनमें कुछ का मकसद पढ़ने का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, कुछ का मकसद होता है पैसे कमाना यानी नौकरी लेना। अगर आप ज्ञानार्जन के लिए पढ़ रहे हैं तब तो पढ़ना बहुत आसान है, आनंददायक है। वैसा ही आनंददायक है जैसे बच्चे को गेम खेलना, वो आपका नैसर्गिक हो जाता है। लेकिन जब आप नौकरी के लिए या पैसे कमाने के लिए पढ़ने की बात करते हैं तो वहां पर आपको पढ़ाई लायबिलिटी हो जाती है, बोझ हो जाती है, और जब बोझ होती है तो कठिन हो जाता है। उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पहले तो पढ़ना कठिन हो जाता है और फिर पढ़ के समझना कठिन हो जाता है। अगर आप समझे हुए हैं तो समझ के दूसरे को समझाना और कठिन हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इसके पाइवोटल रोल में यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में ज्ञान की भूमिका होनी चाहिए। यानी शिक्षा हम प्राप्त करें तो ज्ञान के लिए, ये ध्यान देना है। ये यहां पर इसका केंद्रीय प्रवृत्ति बनेगा। चलिए 2 एग्जाम्पल दे दिए, अभी हम सब भावात्मक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ये 4th-5वीं के क्लास से ही आप संज्ञा को पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, उसमें एक भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक जातिवाचक है, जिसको प्रोपर नाउन और हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रोपर नाउन एक यूनिट की बात होती है और कॉमन नाउन हम कहें कि उससे एक प्रतिनिधित्व की बात होती है। जैसे राम की काली गाय, मोहन की काली गाय, सोहन की काली गाय, रेखा की उजली गाय, ये सब प्रोपर नाउन हो गया, एक खास हो गया। विशेषण पर विशेषण लगाते लगाते उसको हम खास बनाते चले गए।
लेकिन जब हम सिर्फ गाय कहते हैं तो वो कॉमन बन जाता है। तो गाय जो कॉमन है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, क्योंकि ये राम की काली गाय, सोहन की काली गाय और रेखा की उजली गाय, ये सब में एक कॉमन फिगर है जो गाय कहलाती है, जिसके मुख होते हैं, पूंछ होते हैं, दूध देती है, बछड़े होते हैं, ये कॉमन फिगर है। तो सारी गाय उसी के इर्द गिर्द में अपनी पहचान बना रही है कि गाय के अधिकांश विशेषण उसके साथ मिल रहे हैं कुछ भिन्नता के साथ। तो ये उसका सेंट्रल टेंडेंसी हुआ। अब हम चलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का आपके सिलेबस के मेथड के अनुसार बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो है जरूरत क्यों पड़ी ये ध्यान दीजिएगा। पिछली 7 चैप्टर में हमने जो पढ़ाया आपको, सांख्यिकी की परिभाषा, उसके बाद आंकड़ों का संकलन, उसके बाद संगठन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि विषय के फैक्ट्स को याद करके परीक्षा में लिख देना पढ़ाई का मकसद नहीं होता है। अगर सिर्फ उतना मकसद होता तो ये राष्ट्र को शिक्षा के नाम पर इतना खर्च करने से आखिर क्या फायदा मिलने वाला है? फायदा तो तब होता है ना कि जब उस पढ़ाई का व्यवहारिक प्रयोग किया जाए। तो हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, संगठन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं विभिन्न मेथड से, चित्रमय प्रस्तुतिकरण आदि आपने पढ़ा, उसमें बिंदु रेखीय प्रदर्शन विभिन्न मेथड से करते हैं। फिर भी आप देखते हैं कि समंकों का भरमार रहता है, जटिल समंक होते हैं, उससे हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। तथ्य पर पहुंचने के लिए जो है आंकड़ों में से एक प्रतिनिधि आंकड़ा निकालना पड़ता है, प्रतिनिधि समंक निकालना पड़ता है, और उस समंक का प्रयोग करते हैं। जैसे जनगणना के आंकड़ों की हम सूची बनाते हैं। 1951 से लेकर के 2011 तक भारत की जनसंख्या प्रत्येक जनगणना में, और प्रत्येक वर्ष का प्रतिशत वृद्धि जो है, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। अब हम मान लेते हैं कि 1951 से लेकर के जितनी जनगणना है हुई, वो सब का प्रतिशत अलग अलग करके सारे प्रतिशतों के जोड़ करके और जितनी बार जनगणना हुई उससे हम भागा दे देंगे। उससे हमको यह पता चलेगा कि भारत में जनसंख्या बढ़ने की सामान्य दर यही रही है, इसी की इर्द गिर्द घूमती है, और उसके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीति हम लागू करेंगे। तो आप वो औसत निकाले तब ना, और औसत क्या हुआ? वो प्रतिनिधि संख्या हुआ विभिन्न वर्षों के ग्रोथ रेट का। तो हम एक तथ्य निकालते हैं और तथ्य के आधार पर हम आगे की जो उद्देश्य है उसके लिए हम बिहेव करते हैं। यहां पर हमने दे दिया है कि आंकड़ों का विश्लेषण एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से संख्यात्मक आंकड़ों के समूह से महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया जाता है। अब जो यह है संख्यात्मक आंकड़ों के समूह से महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया जाता है, तो हमने इसकी पूर्व चर्चा की है कि जो मौलिक समंक होते हैं, यानी आंकड़ों के जो मौलिक आकार होते हैं वो बड़े होते हैं, और उनको कम करके उससे प्रतिनिधि समंक निकालते हैं, और वो प्रतिनिधि समंक को हम उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। अब उस प्रतिनिधि समंक को निकालने के लिए, प्रतिनिधि तथ्य को निकालने के लिए हमें कई प्रकार के मेथड अपनाने पड़ते हैं। उस मेथड को हम उपकरण कह सकते हैं, स्टैटिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। वो उपकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उसी उपकरण में एक उपकरण है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और अब देखिए मैंने उस उपकरण को दे दिया है, ये ध्यान दीजिए। यहां पर हम 6 उपकरणों की बात किए हैं, यानी 6 तरीके हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके बाद है अपकीरण, सहसंबंध, कोरिलेशन, सूचकांक, इंडेक्स नंबर, कालिक श्रेणी विश्लेषण, अंतर्गणन तथा बाह्यगणन, जिसमें ये नीचे वाला 2 आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बाकी 4 जो हम क्रमिक रूप से आगे पढ़ाते जाएंगे। मात्र ये क्लास आपका थियोरेटिकल है, आगे समूचा मैथमेटिकल जाएगा। अब थोड़ा सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को इस फिगर से देख लिया जाए। ये सेंट्रल टेंडेंसी का है, इसका क्या यूज है, कैसे हम करते हैं। औसत निकालते हैं, किसी विद्यालय का परिणाम निकालना है। मान लीजिए कि हम विद्यालय का स्टैंडर्ड सरकार जारी किया कि जिस विद्यालय में के स्टूडेंट का एवरेज मार्क 70% है वो विद्यालय A ग्रेड में जाएगा। तो 70% क्या हुआ, औसत नंबर ही ना। तो ये औसत के आधार पर हम विद्यालय का परिणाम, इसके बाद कक्षा का भी औसत परिणाम इस आधार पर निकाल सकते हैं, मध्यिका के आधार पर निकाल सकते हैं। हम लोग क्रिकेट में हिंदुस्तानी काफी दिलचस्पी लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में समझ रहे हैं ना, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप में है। तो ये काफी, तो क्या होता है कि विदेशी खिलाड़ी से तो कंपटीशन अपने खिलाड़ी का करते ही है,
अपने देश के कई खिलाड़ियों के हम अलग अलग फेवरेट होते हैं, तो उनकी तुलना भी हम करते हैं। तो उनकी तुलना के लिए क्या करते हैं, उनके रनों के एवरेज की तुलना करते हैं। कोई कहता है धोनी ग्रेट है, कोई कहता है कोहली ग्रेट है, तो दोनों के रन एवरेज की तुलना करते हैं। तो वहां भी हम औसत का उपयोग करते हैं, यानी प्रतिनिधि समांक निकालते हैं सारणी के माध्यम से और समांतर माध्य के माध्यम से। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसको आप विश्लेषण, ये लघु उत्तरीय में आपको पूछ सकता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो यहां ये ध्यान दीजिए कि यहां हमने दिया है परिभाषा के रूप में इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा कि यह सांख्यिकीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी समग्र श्रेणी से ऐसा चर मूल्य ज्ञात करते हैं जो समूची श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो। एक चर मूल्य हम वैसा ज्ञात करेंगे जो समूची श्रेणी का प्रतिनिधित्व। जाहिर है इसमें ज्यादा दिमाग को उलझाना नहीं है। वह चर मूल्य कौन होगा, औसत होगा। औसते के इर्द गिर्द ना बाकी मूल्य घूमते रहेंगे, यह होगा तो वो एक तरह से औसत निकालने की ये बात कर रहा है। और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ रहा है, केंद्रीय मूल्य, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द रहेगा। और फिर इसी को क्या कहता है, देखिए जो मैंने बात कही कि यही औसत कहलाता है। इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति वह अकेला मूल्य है जो समूचे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है। जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है या औसत वैल्यू जो कोई भी है वो समूचे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यह क्यों जरूरी है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दो विद्यालय की तुलना करना है, मान लेते हैं 11th के छात्रों के मार्क्स का तुलना करना है या 10th के छात्रों के मार्क्स के आधार पर तुलना करना है। तो दोनों विद्यालय में मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट हैं, दोनों का रिजल्ट निकला, तो हम 1-1000 दोनों का इंडिविजुअल तुलना हम कैसे करेंगे, कितना बार करना पड़ेगा, फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू थर्ड, इस तरह से एक को 1000 बार तुलना करना पड़ेगा। और वहां तो दोनों तरफ 1-1000 है, यानी यह बहुत कठिन काम है। वैसी अवस्था में हम क्या करेंगे, दोनों का औसत अंक निकाल लेंगे, वहां का भी 1000 का और यहां का भी 1000 का। और तब जिसका बेटर अंक स्तर होगा, यानी अंक स्तर, जो ही स्तर बोला जाता है तो समझ लीजिए कि एवरेज बोला जा रहा है, तो जिसका बेटर एवरेज होगा वो विद्यालय अच्छा होगा। तो आपने क्या किया, प्रतिनिधि मूल्य ही चुना ना, जिसके इर्द गिर्द बाकी मूल्य घूम रहे हैं। तो यहां पर यही एग्जाम्पल हमने दिया है। और जैसे ये देखिए यहां पर हमने ग्राफ से इसको रख दिया है, विद्यालय ए और विद्यालय बी, माना कि 1000 मार्क्स की परीक्षा हुई थी विभिन्न सालों में, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13 में। एक विद्यालय को इस कलर से दिखा है और दूसरे को हल्के कलर से। आप तुलनात्मक, इनका एवरेज मार्क इस साल का 640 रहा और इनका 550 रहा। तो इस तरह से विभिन्न सालों में, जैसे से ये 2009 में है कि इनका 800 और इनका 820, तो इस आधार पर हम या इंफेरियर या एक्सटीरियर जो भी है हम साबित कर सकते हैं। अब हम देखें तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति वह माप है जो औसत मूल्य को बताता है और जिसके इर्द गिर्द अन्य मूल्य केंद्रित होते हैं। केंद्रित मीन्स उसी की ओर अभिमुख, है ना। शायद साइंस टीचर बेटर ढंग से पढ़ाए हों, मतलब बताए होंगे आपको कि केंद्राभिमुख बल और केंद्राप्रसारी बल, तो उसे 9th वगैरह में पढ़ना था, तो केंद्राभिमुख समझ रहे हैं, तो सबका टेंडेंसी इधर है। जैसे यहां पर हमने एक वृत्त से दिखा दिया है कि आप ये देखिए, सेंटर में हमने रख दिया है 50 को। अब ये 50 को सेंटर में क्यों रखा है, क्योंकि बाकी जितने भी इसमें वैल्यूज डाले हुए हैं वो सब का औसत 50 आ रहा है। जैसे यहां पर देखिए हमने इस तरह से डाला है कि आप पूरे का निकाल लीजिए, चाहे 2 अंकों के जोड़ को निकालिए, सबका औसत 50 ही आएगा। अगर पूरे का भी निकालिएगा तो 50, और ऐसे देखिए 80 है तो इस साइड मैंने 20 कर दिया है। 80 + 20/2 बराबर 50, 70 + 30/2 बराबर 50, 60 + 40/2 बराबर 50। तो हर तरह से यह वैल्यू इसका जो है 50 आ रहा है, और ये सारे वैल्यू कोई 50 से नीचे है, कोई 50 से ऊपर है, कोई 50 के बराबर होगा, यानी 50 गिर्द गिर्द ही रहेगा ना। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ कि इसको हम कह सकते हैं कि इसमें औसत का विशेष दर्जा है। यानी हम ये कहें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में औसत इस पूरे सेक्शन का दुल्हा है, यानी औसत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण बाउले ने इसे कहा कि सांख्यिकी औसतों का ही विज्ञान है।
अब ये याद रखना होगा, 1 नंबर क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट के लिए हो, मतलब डेटा से भी बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं, और ऐसे भी जीएस के तर्ज पर भी कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, किसने कहा, तो बावले ने कहा। अब देखिए इसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस औसत का ही नाम माध्य है, इस औसत का ही नाम माध्य है, और आगे हम इस पढ़ाई में आपको माध्य शब्द ही प्रयोग करेंगे। उद्देश्य एवं कार्य क्या है? सबसे पहला तो इसका कार्य है कि आंकड़ों का सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया कि कारखाने के मजदूरों की औसत मजदूरी को व्यक्तिगत संख्याओं के आधार पर याद करने की तुलना में ज्यादा आसान है। अतः एक प्रकार से विशाल सूचनाओं का एक सूक्ष्म रूप में हम किसी कारखाने के स्टैंडर्ड को जानना चाहते हैं कि वहां के मजदूरों का स्टैंडर्ड क्या है, तो प्रत्येक मजदूर की मजदूरी हम जा के पूछें तो उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। हम उसका एक एवरेज दिमाग में रख लेते हैं। एवरेज के आधार पर यदि नेशनल मानक से वो ऊपर है तो उस वहां की फैक्ट्री के मजदूरों की स्थिति, और नेशनल मानक से कम है तो फैक्ट्री के मजदूरों की स्थिति खराब है। तुलना में भी सहायक, दो फैक्ट्री के मजदूरों की तुलना हम करें कि किसका स्टैंडर्ड अच्छा है, किसका स्टैंडर्ड खराब है, तो उनके क्या करेंगे, दोनों फैक्ट्रियों के मजदूरों की औसत मजदूरी लेंगे, यानी माध्यम लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हम बताएं कि भारत में मजदूरों की स्थिति पहले से बेहतर है या अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए भी हम औसत मजदूरी को ही लेंगे, यानी औसत मजदूरी का परसेंटेज ग्रोथ रेट को भी हम ले सकते हैं। जैसे इसको आप इससे देख सकते हैं, राजस्थान का है एनुअल वेज ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है, वार्षिक जो है मजदूरों की मजदूरी किस दर से बढ़ी, तो इसमें देख रहे हैं 11-12 में की तुलना में 12-13 में 17.8 हो गया, आगे 13-14 में 12.4 हुआ, 14-15 में, तो ये क्या है, ये औसत के आधार पर ही निकाला गया ना। मेरा मतलब यहां पर इसका विश्लेषण करना नहीं है, अर्थव्यवस्था का विश्लेषण नहीं है, आपको हमको सिर्फ ये बतलाना है कि औसत का कितना महत्व आ रहा है, माध्य का कितना महत्व आ रहा है। तो ये आप उसका जो है औसतों की तुलना किए, पिछला साल का औसत लिया और इस साल का औसत लिए, तुलना किए तो परसेंटेज ग्रोथ रेट आपका निकल के चला आया कि 100 में कितना बढ़ा, तो इसमें औसत का महत्व है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुरू में जो है 2011-12 की तुलना में 12-13 में मजदूरी का ग्रोथ रेट अच्छा रहा, लेकिन आगे जाकर डाउनफॉल होते चला गया और धीरे धीरे ये स्थिति ग्रोथ रेट की अच्छी नहीं बन रही है। चलिए अगला पॉइंट की ओर ये देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, ये भी औसत के आधार पर ही तय है। ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, ये इंपॉर्टेंट भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमेशा रख लीजिएगा। ये पूरे वर्ल्ड के मेन इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में किसका कितना हिस्सा है। यहां देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 23.32% पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में यह बतला रहा है। चाइना 13.9, फ्रांस 3.81, जापान 6.18। तो इस तरह से विभिन्न रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इसके अलावा 8.80। तो इस तरह से इंडिया का देखिए 2.74 ये दिखा रहा है। तो इस तरह से ये किस आधार पर ये आया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो है देशों की संख्या से भाग दे करके किसका कितना हिस्सा, तो उसमें कितना हिस्सा किसके तरफ गया। मान लेते हैं कि 1 यूनिट में 5 रुपया आ रहा है, तो 5 रुपया 4 गया यूनाइटेड स्टेट की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो 20% पर चला गया है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो ये सारा चीज औसत के आधार पर ही आ रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक विश्लेषण का आधार है। सबसे ज्यादा तो सांख्यिकी का उपयोग आर्थिक विश्लेषण के लिए ही शुरू हुआ था, और कहा जाता है कि सांख्यिकी और गणित खासकर अपने आप में विषय नहीं है, ये विषयों के उलझे तारों को सुलझाता है, किसी भी विषय के कंक्लूजन को ये क्लियर करता है आंकिक तरीके से कि हाँ ये रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो अर्थशास्त्र का रिजल्ट हो, भौतिकी विज्ञान का रिजल्ट हो, केमिस्ट्री का रिजल्ट हो, खगोल शास्त्र का रिजल्ट हो, ये सांख्यिकी और गणित उनको निकालते हैं। तो यहां तो आर्थिक विश्लेषण का आधार भी यह बनता है। जैसे हम यहां पर दिए हैं कि कृषि और उद्योग क्षेत्र में औसत श्रम उत्पादकता के आधार पर सरलता से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा तुलनात्मक रूप से अधिक पिछड़ा है। हम दोनों के औसत श्रम उत्पादकता निकाल लेंगे, कृषि में एक लेबर कितना उत्पादन करता है और उद्योग में एक लेबर कितना उत्पादन करता है, इस आधार पर जान लेंगे। तो जो कम उत्पादन करता है वो पिछड़ा है, और उसके लिए हम आगे नीति निर्णय करेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। नीति निर्माण में सहायक, जब हम स्थिति को जान लेंगे औसत के आधार पर तो उसी के अनुसार नीति निर्माण करेंगे। जैसे यहां देखिए एक वृत्त के आधार पर दिखा रहे हैं कि किन किन सेक्टर में
कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। तो 120 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये हम नहीं करें कि एक्यूरेट ग्राफ है, हमने एक उदाहरण सिर्फ दिया है। तो 120 डिग्री का मतलब टोटल 360 डिग्री है, तो 360 का तिहाई भाग होगा, तय बात है, यानी 100% का तिहाई भाग 33%, तो 33% दिखा रहा है कि कृषि है। तो हमारा यह कहने का मतलब है कि 33% कृषि में है, जबकि विकसित देशों में 33 से 2% और 1% लोग कृषि पर रहे, तो अभी भी है कृषि पर डिपेंडेंट ज्यादा है। हालांकि फिगर यह जो है 50% से अभी भी ऊपर है, 55% के आसपास कृषि पर भारत में लोग निर्भर कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि एक एग्जाम्पल है, यह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसको आप आय भी मान सकते हैं कि किससे कहां आ रहा है। तो इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं जहां कम होगा वहां हमको सुविधा बढ़ानी होगी, उसको अच्छा करना होगा, उसके लिए नीति बना सकते हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जीडीपी की तुलना, आजकल इकोनॉमी की डेवलपमेंट हम जीडीपी के आधार पर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं डेवलपमेंट के लिए कि अमेरिका की तुलना में भारत की इकोनॉमी कैसी है। दो तरह की तुलना होती है, एक अपने ही देश के अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के ग्रोथ रेट की तुलना, जैसे इंडस्ट्री कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है, पर्यटन कैसा है, तो उसकी भी आपस में हम तुलना करते हैं कि कौन अधिक विकसित है, कौन कम विकसित है, किस पर ध्यान देना जरूरी है। तो उसी तरह से हम कई देशों के बीच में जीडीपी के आधार पर तुलना करते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये ग्राफ बता रहा है कि विभिन्न देशों का जीडीपी क्या है, किस काल का है, ये ध्यान दीजिए। 2020 2021, 2020 से 2021 के बीच कौन सा काल रहा, भयंकर कोरोना काल रहा। निश्चित है कि जीडीपी बहुतों का दाम नीचे गिरा होगा, और नीचे गिरता है तो ग्राफ पर कहां जाता है, माइनस बाई एक्सिस की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा चर है, आप समझ सकते हैं। जीडीपी को आप किस पर दिखाइएगा, तो ये आश्रित चर है, क्योंकि ये वर्ष पर निर्भर है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ का ऊपर की ओर है, कुछ का, जैसे भारत का ये देखिए -10.3 दिया है, और फिर अगला साल 8.3, 2020 में था 8.8 पॉजिटिव, और ये 2021 -10.3। जो भी हो, ये आप औसत के आधार पर ही इसको आप प्राप्त किए हैं। अब देखिए आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, इसको देख लें। सबसे पहले तो ये समझने में आसान रहे, माध्य का ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिसको समझने में आसान हो और सरल हो, ताकि हम इसकी व्याख्या कर सके, क्योंकि इसी के आधार पर हमको बिहेव करना है। ये हमको ये तथ्य देता है, और उस तथ्य के आधार पर ही हम आगे नीति निर्णय लेंगे। सबसे बड़ी चीज है इसके लिए कि यह स्पष्ट व स्थिर परिभाषा हो। स्पष्टता का मतलब क्या है कि चाहे आप माध्य किसी भी मेथड से निकालिए, सबका उत्तर एक होना चाहिए। अगर उत्तर में डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम स्थिरता नहीं कह सकते हैं, और ना स्पष्टता कहेंगे, क्योंकि उलझन पैदा हो जाएगी। तो ये होना चाहिए। फिर है कि ये सभी मूल्यों पर आधारित है। इसमें यह ध्यान दीजिए कि यह औसत है। मान लेते हैं कि ये 5 क्रिकेट खिलाड़ी का रन है, 20, 30, 40, 50, 60। अब हम औसत रन इसका निकालते हैं, यानी माध्य निकालते हैं, तो 40 आ रहा है। तो ये 40 में देखिए 20, 30, 40, 50, 60 सबका प्रतिनिधित्व आ रहा है, यानी 40 के इर्द गिर्द ये रन घूम रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसको माध्य में निकालते हैं सिंपल रूप में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको माध्य गुने जो जितना संख्या है चरों का, वो उसका गुणा करते हैं जो इनके योग के मूल्यों के योग के बराबर होता है। इसको अगली बार ये में देखिए, यानी बीजगणितीय विवेचना संभव हो। माध्य, प्रत्येक माध्य का बीजगणितीय विवेचना संभव। बीजगणितीय विवेचना में क्या हो कि समीकरण से हम इसको दिखा सके। आप जो है 10th में पढ़े होंगे कि समीकरण किसको कहते हैं और समीकाएं किसको कहते हैं। तो समीकरण में क्या होता है, किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, किसी भी वैल्यू के लिए। इसमें एक खास वैल्यू निश्चित नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपका वो चीज आना चाहिए हर हाल में। जैसे यहां देखिए इसका सूत्र निकल के आ रहा है, ये समानांतर माध्य का चिन्ह है। ठीक है, एक्स देकर के और ऊपर कांस्टेंट के चिन्ह से हम इसको दिखाते हैं। तो ये समानांतर माध्य गुने एन। एन क्या हुआ, एन जो है जिसका आप औसत निकालें उन मूल्यों की संख्या। ये देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है ना यही एन है। तो आप देखिए यहां समानांतर माध्य आपका निकल के आया, तो ये समानांतर माध्य गुने एन, समीकरण में ऐसे ही सेट होगा ना, समानांतर माध्य गुने एन। तो ये आपका आ गया समानांतर माध्य गुने एन इज इक्वल टू समेशन। समेशन सबका योग। ठीक है, तो सबका योग किसका योग, तो सारे मूल्यों का योग। तो मूल्य आपका क्या था, तो जो मूल्य 20, 30, 40, 50 जो कुछ भी था उसको हमने दिया है x1, x2, x3 और इस तरह से xn, जितनी संख्या हो इन सबों का जोड़। अब इसको परफेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि होता है कि नहीं। समानांतर माध्य गुणे n, 40 × 200,
बराबर 20, 30, 40, 50, 60 सबको जोड़िएगा, अभी तो 200। हमारा बीजगणितीय स्थिति सही है यहां पर। अब चरम मूल्य से प्रभावित नहीं, इसमें बनाते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा मूल्य और या बहुत छोटा मूल्य के कारण विचलन की स्थिति आ जाता है, तो उस मूल्य से वो प्रभावित नहीं हो। अगर बहुत बड़े मूल्य के कारण विचलन की स्थिति होती है तो आप उसको दो ग्रुप में बांट ही दीजिए और दोनों का अलग अलग माध्य निकाल दीजिए, और नहीं तो आपका उद्देश्य से वो भटका देगा, क्योंकि वो सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा नहीं होगा जिसके इर्द गिर्द मूल्य बहुत नजदीक घूमते रहेगा, बहुत दूरी बना लेगा। जैसे आप सोच के देखिए, 10 बच्चे को लिए जिनकी आयु 55 साल है और एक बुजुर्ग को उसमें ले लिए जिनकी आयु 90 साल है, तो औसत किसकी तरफ जाएगा? जिसका वेटेज ज्यादा है उसके तरफ चला जाएगा। चूंकि 5 संख्या है 10 बच्चों का, तो औसत उनके तरफ जाएगा। तो इसमें एक तरह से क्या जो माध्य निकल के आएगा, माध्य निकल के जो आएगा वो बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें यही है मूल रूप से कि बहुत बड़े और बहुत छोटे मूल्यों से अधिक प्रभावित नहीं हो, आप माध्य इस तरीके से निकालिए। एक है ये ध्यान देना है न्यायादर्श के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। न्यायादर्श हमने बताया था पिछली कक्षा में, न्यायादर्श यानी सैंपलिंग मेथड जिसको हम कहते हैं। 2 तरह के मेथड हमने बताया था, सर्वे एंड सैंपलिंग। तो सैंपलिंग मेथड में क्या है कि हम नमूना विधि लेते हैं और नमूना में ज्यादा कारगर कौन ये प्रचलित कौन है? लॉटरी सिस्टम। तो हम किसी को नमूना में हम चुन सकते हैं। तो विभिन्न नमूनों के आधार पर नमूना ए, नमूना बी, नमूना सी, हम 2-3 बार नमूने लेते हैं और हर नमूने के आधार पर हम माध्य निकालते हैं। उन माध्यों के वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। ज्यादा अंतर आने पर उसकी स्पष्टता समाप्त हो जाएगी। यह तय है कि अंतर कुछ न कुछ आएगा, क्योंकि ये सर्वे से नहीं है, सैंपलिंग से है। तो सैंपलिंग में हो सकता है कि अंतर आ जाए, तो ये इसमें बहुत अधिक अंतर ना आए, करीब करीब समीप हो। जो अंतर आती है उसी को हम कहते हैं न्यायादर्श में परिवर्तन। ये कोटेड है यहां पर, ये आपका 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, इस तरह से लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। सांख्यिकी माध्य के कितने प्रकार हैं? माध्य के कितने प्रकार हैं? तो ये इसको याद कर लीजिएगा, ये लघुत्तरीय में पूछेगा। तो सांख्यिकी में निम्न प्रकार के माध्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 तरह के माध्य हैं। पहला को हम कहते हैं गणितीय माध्य, दूसरा को कहते हैं स्थिति संबंधी माध्य और तीसरा को कहते हैं अन्य माध्य। गणितीय माध्य में क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। गणितीय अंगणितीय माध्य अथवा मध्यक, गणितीय माध्य को मैथमेटिकल एवरेजेस कहते हैं, यही शब्द ज्यादा, अंग्रेजी शब्द ही इसमें ज्यादा प्रचलित है। अंगणितीय माध्य अथवा मध्यक, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन और मीन। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। ये 3 हो गया आपका गणितीय माध्य में। उसके बाद स्थिति संबंधी माध्य जिसको हम पोजिशनल एवरेजेस कहते हैं, इसमें पढ़ना है मध्यिका एवं बहुलक। बहुलक को ही हम भूइष्ट कहते हैं। मध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं और बहुलक को मोड यानी मीडियन मोड शब्द ही ज्यादा प्रचलित है। याद रखिएगा ये किसमें है? पोजिशनल एवरेजेस में। थर्ड है अन्य माध्य, अदर एवरेजेस। इसमें है चल अथवा गतिमान माध्य, मूविंग एवरेजेस, संचयी अथवा प्रमापी माप, कम्युलेटिव एवरेजेस और वर्गकरणी अथवा द्विघातीय माध्य जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा ये। और यहां पर आकर के आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है और अब आपका यहां पर हमने कुछ गृह कार्य दिया है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दे रहे हैं। केंद्रीय मूल्य का दूसरा नाम क्या है? तो हमने क्या कहा था कि इसमें औसत दूल्हे की भूमिका निभाता है, यानी मूल रूप से औसत है तो इसको हम औसत कहते हैं। सांख्यिकी विधियों में विशेष स्थान क्या है? तो औसत का है। माध्य सांख्यिकीय औसत का विज्ञान है, किसने कहा था? तो बाउले ने कहा था। ध्यान दीजिए। अब माध्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने बताया 3 प्रकार के, और तीनों के जो विभिन्न भेद है उसको लिख दीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा दे, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा में आप इसको लिख दीजिएगा। ये वाला, इसी को आप इस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा। हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब इसके अलावे लघु उत्तरीय में है जो है
दीर्घ उत्तरीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाएं, तो माप भी दे दीजिएगा। और उदाहरण जो हमने वृत्त के अंदर 50 के औसत में इर्द गिर्द सारे मूल्यों को दर्शाया था उसको दे दीजिएगा। माध्य के उद्देश्य एवं कार्य इसमें दिया हुआ है, अभी उसको बताए हैं, उसको लिख दीजिएगा। एक आदर्श माध्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, अभी तुरंत बताया है। एक आदर्श माध्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, ये देखिए, ये यहां पर है आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व। इसमें आपका पॉइंट्स है 6 ठो दिया हुआ, इसको लिख दीजिएगा। ये जब भी आएगा दीर्घ उत्तरीय में आएगा। हम समझते हैं इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है और आपको बेहतर समझने और पढ़ने के लिए आगे की शुभकामनाएं। नेक्स्ट बार मिलेंगे अगले वीक के बुधवार में। धन्यवाद।